यहाँ पे हम करेंगे सब्जेक्ट आपका, यहाँ पे जो है सिविक्स, जो हिस्ट्री का एक पार्ट भी है। तो यहाँ पे हम सिविक्स का करने वाले हैं चैप्टर जो आपका है द यूनियन जुडिशरी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के नाम से है। तो देखेंगे यहाँ पे ये सेमेस्टर 2 है। सेमेस्टर 2 में जो भी आपका यहाँ पे कोर्स आएगा इस वाले टॉपिक से, द सुप्रीम कोर्ट से, तो वो सबसे पहले मैंने इस टॉपिक से जितना भी सिलेबस आपके सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग आना है वो मैंने यहाँ पे सब कंप्लीट लिख दिया है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। लेकिन ये किस टॉपिक का है? केवल द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम यहाँ पे ये कंप्लीट टॉपिक करेंगे, ताकि आपका ये वाला पार्ट पोर्शन द सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो फिनिश हो जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला आपका है यहाँ पे, जैसे कि कोर्स के अकॉर्डिंग है कंपोजिशन। सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं? कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब होता है किस चीज़ से कोई चीज़ मिलके बनी है उसे हम कंपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट किससे मिलके बनता है? इट मीन सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन चीज़ें, कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं। द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट वन चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है एंड अदर जजेस, और कुछ और भी जजेस होते हैं, लेकिन उन जजेस के नंबर जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, और उनको फिक्स कौन करता है? पार्लियामेंट। एंड दैट मे बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो जो फिक्स नंबर जज के होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। तो आप देखेंगे कि जो कंपोजिशन है वो दो लोगों से मिलके बनता है। एक उसमें एक ही केवल चीफ जस्टिस होता है और बाकी अदर जजेस होते हैं जिनके नंबर फिक्स होते हैं। तो देखिए प्रेजेंट में अगर आपसे पूछा जाएगा तो कंपोजिशन सुप्रीम कोर्ट का क्या है, तो आज की डेट में जो प्रेजेंट कंपोजिशन है, तो सुप्रीम कोर्ट में कंसिस्ट कौन कौन है? यहाँ पे एक तो चीफ जस्टिस है ऑफ इंडिया। देखिए शॉर्ट में इसका नाम भी आप ध्यान रखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CJI। CJI मीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कभी आपके सामने ये शॉर्टकट में भी लिख के आ सकता है CJI, तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो प्रेजेंट में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इंडिया मतलब है, और बाकी जो 33 है वो अदर जजेस है। लेकिन इससे पहले के मतलब पहले के उस केस में केवल एक चीफ जस्टिस था और 30 थे। तो यहाँ 30 से बढ़ के अब क्या हो चुके हैं? 33 जजेस हो चुके हैं। तो ये आज के डेट का कंपोजिशन है सुप्रीम कोर्ट का, कि एक इसमें चीफ जस्टिस होता है और 33 क्या होते हैं? अदर जजेस होते हैं। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब बिगिनिंग स्टार्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, तो उस समय कंपोजिशन क्या था? तो उस समय जो नंबर ऑफ टोटल जजेस थे वो 8 थे, जिसमें खुद एक इंक्लूड भी किया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। यानी कि जब स्टार्टिंग में हमारे ये कंपोजिशन अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें एक चीफ जस्टिस था और 7 जो थे अदर जजेस। तो ये 7 जज आज की डेट में बढ़ के कितने हो चुके हैं? यहाँ पे 33 हो चुके हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जब स्टार्टिंग में कंपोजिशन अगर पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो आप बता सकते हैं स्टार्टिंग में 8 मेंबर्स थे, जिसमें 1 CJI था और 7 जो थे वो अदर जजेस थे। और आज की डेट में कंपोजिशन क्या है कि आपका एक CJI है और 33 क्या है? अदर जजेस। तो ये आपका हो गया कंपोजिशन। तो एक एक मैं आपको यहाँ पे टैली भी कराता रहूँगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कंपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम यहाँ पे, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। जो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे देखिए हम जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो जो क्वालिफिकेशन होती है सुप्रीम कोर्ट में, वो जजेस की कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आर नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू बी अ जज और द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोई भी, चाहे वो जज हो, चाहे वो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, उनके लिए क्वालिफिकेशन सिमिलर होती है। तो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है? नंबर 1, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का नागरिक हो। ये फर्स्ट क्वालिफिकेशन है। सेकंड आपकी क्या है इसमें? मस्ट हैव बीन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में उस 5 साल तक वो जज रह चुका हो। और एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, या हाई कोर्ट में उसने 10 ईयर्स मतलब एडवोकेट के रूप में वर्क करा हो। और मस्ट बी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। इसका मतलब होता है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का मतलब फेमस लॉयर, यानी कि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, प्रेसिडेंट की राय में कोई भी पर्सन मतलब जो एक फैमिलियर जज यानी कि फेमस जज के रूप में रह चुका हो,
वो भी इसकी क्वालिफिकेशंस में ही काउंट होगी। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये वाली क्वालिफिकेशन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कंपलसरी है। जहाँ और लिखा होता है ना, तो और का मतलब होता है ये तीनों नहीं है, तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। इन तीनों में से अगर एक क्वालिफिकेशन है, या फिर वो फर्स्ट वाला पार्ट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो वो जज के लिए क्या हो सकता है, जज बनने के लिए कंप्लीट क्वालिफिकेशन कहलाती है। तो मेन रूप से देखेंगे तो दो टाइप की क्वालिफिकेशन है, और दूसरे वाले में आपके पास ऑप्शन है इन तीनों में से एक का होना ज़रूरी है। तो ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन। अभी हमने देखिए यहाँ पे कोर्स के अकॉर्डिंग कंपोजिशन कर लिया है, क्वालिफिकेशन अब जजेस कर लिया है। अब यहाँ पे हम करेंगे जजों के अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं। तो देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं उनको किस तरह से अपॉइंटमेंट और कौन करता है। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो आपसे शॉर्ट में एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ सकता है कि जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में रखे जाते हैं उनके लिए कौन अपॉइंट करता है, तो वो कहलाएगा आपका प्रेसिडेंट। इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आपको ध्यान रहेगा एवरी जज में ये आ जाता है कि चीफ जस्टिस भी आ गया और अदर जजेस भी आ गए। तो जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस रखे आते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन उसमें भी कंडीशंस होती है कि वो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है, लेकिन वो तभी जज बन पाते हैं जब उसकी कंसल्टेशन सुप्रीम कोर्ट के अदर जज और हाई कोर्ट के भी जज क्या करते हैं, अपनी कंसल्ट करते हैं। मतलब कंसल्ट मतलब सलाह मशवरा कराया जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा, तभी वो जज अपॉइंट किए जाते हैं। इट मीन्स ये है कि अगर प्रेसिडेंट किसी के लिए जज को अपॉइंट करता है तो उसके बाद जो आपका कंसल्टेशन होता है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज इस प्रेजेंट में है वो इसको भी और कंसल्ट करेंगे, तब जाके वो अपॉइंट होगा हाई कोर्ट के जज के, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। एज द प्रेसिडेंट माइट डीम, डीम का मतलब जैसे कि प्रेसिडेंट किसी को भी जज बनाना चाहता है कि उसके नज़र में लगता है कि वो इसके क्वालिफिकेशन के लिए कंप्लीट है, तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के कंसल्टेशन के बाद ही अपॉइंट किया जाता है। लेकिन मेन अपॉइंटमेंट में रोल किसका हो गया, आपका प्रेसिडेंट का। अब एक बात आप ध्यान में रखेंगे, बट वाइल अपॉइंटिंग जज अदर देन सी जी आई का मतलब मैंने बताया चीफ जस्टिस जो है, अगर चीफ जस्टिस का अगर अपॉइंटमेंट नहीं करना है, हमें अदर जजों का अपॉइंटमेंट करना है, तो उसमें जो सीजीआई होगा यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहलाता है, उसकी भी यहाँ पे कंसल्टेंट होना ज़रूरी है, उसका भी राय लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख लीजिए कि अगर हमें सारे जजों को, सारे में आ जाता है सीजीआई भी आ जाता है और अदर जजेस, अगर उनका अपॉइंटमेंट करना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट जिसको चूज करता है उसमें आपकी अनुमति किसकी और चाहिए होती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी चाहिए होती है। लेकिन अगर सीजीआई के अलावा अदर जजों का अपॉइंटमेंट करना है तो उसमें किसकी भी परमिशन जरूरी हो जाती है, जो प्रेजेंट में सीजीआई है उसकी भी जरूरी हो जाती है। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, जो जितने भी जजेस अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो सबसे सीनियर जज होता है, वो सीनियरिटी का मतलब हो गया जिसके उम्र में जो बड़ा होता है, उसको ही सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। तो देखिए इसमें क्या मेन बात है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द सीजीआई, चीफ जस्टिस के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। तो जितने भी जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होते हैं उनमें उम्र में यानी कि एज में जो भी सीनियरिटी के तौर पे बड़ा है, उसी को ही यहाँ पे सीजीआई बना दिया जाता है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया आप ध्यान रखेंगे, सीनियरिटी के हिसाब से सीजीआई को सेलेक्ट किया जाता है। अब देखिए इसी वाले टॉपिक में एक अलग से एक डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, कोलिजियम सिस्टम, व्हाट इज द कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, कोलिजियम सिस्टम जो होता है वो 5 लोगों का एक क्या है, ग्रुप है। उन 5 लोगों में एक सीजीआई होता है सुप्रीम कोर्ट का, और 4 जो होते हैं अदर जजेस होते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के। तो कुल मिला के ये 5 लोगों की टीम को हम बोलते हैं कोलिजियस सिस्टम। तो मैं इसको यहाँ से भी समझा देता हूँ प्रॉपर तरीके से। द कोलिजियस सिस्टम इज द सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम होता है विच अपॉइंट जज। इसका काम क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अदर जजेस है या उनका अपॉइंटमेंट होना है, तो उसके लिए ये एक सिस्टम बनाया जाता है जो जजों को अपॉइंट करने में सपोर्ट करता है। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्टिंग ऑफ 5 सीनियर मोस्ट जज, इसमें 5 सीनियर मोस्ट सबसे बड़े जो एज में होते हैं वो 5 जजेस इसकी टीम होती है सुप्रीम कोर्ट की। उस 5 लोगों में कौन कौन है,
4 तो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं और एक CGI यानी कि चीफ जस्टिस जो कि सबसे बड़ा है, वो इसमें शामिल होते हैं। अब कॉलेजियस सिस्टम बनाने का क्या मतलब इंपॉर्टेंस है, इसको क्यों बनाया हमने, 5 लोगों की टीम को क्यों तैयार किया? इसलिए किया कि जो CGI होती है इज रिक्वायर्ड कंसल्ट द 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर मेकिंग एनी रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये कि प्रेसिडेंट समझता है कि किसी व्यक्ति को हमें जज बनाना है जो उसकी निगाह में ये बहुत मतलब एक फेमस जज रह, अभी आपने क्वालिफिकेशन पढ़ी थी, प्रेसिडेंट उसको भी जज बना के नहीं को समझ सकता है जो एक फेमस जज के तौर पे वर्क कर चुका हो। तो अगर वो उसको रिकमेंडेशन यानी कि उसको वो रखना चाहता है जज को सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके लिए प्रेसिडेंट पहले उसको रिकमेंडेशन करेगा, लेकिन तब भी वो जज नहीं बनेगा। उसके बाद जो 5 लोगों की टीम है जिसको हम कॉलेजियस सिस्टम कह रहे हैं, वो भी आपस में कंसल्ट करेगी कि वास्तव में वो जज बनने लायक है या नहीं। तो प्रेसिडेंट के बाद भी इन 5 लोगों की परमिशन के बाद ही वो फाइनल जज को बनाया जाता है। तो कॉलेजियन सिस्टम क्या होता है, एक हेल्प करती है, कंसल्ट करने का काम करती है कि इसको भी जज बनाने, ये जज बनने के काबिल है या नहीं। जिसको प्रेसिडेंट ने चुना है उस पर भी सोच विचार करने का काम कॉलेजियन सिस्टम का ही होता है। तो ये आपसे दोनों चीजें यहाँ पे पूछ सकता है, कॉलेजियन सिस्टम क्या है और इसका क्या वर्क है। तो आप देखेंगे मैं ऊपर सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट हमारा कंपोजिशन हो गया, कंपोजिशन आपने पढ़ लिया, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस हो गई, और अपॉइंटमेंट भी जज के हमने यहाँ पे थर्ड वाले टॉपिक में कर ली है। अब हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन क्या होता है? जुरिस्डिक्शन इज द पावर दैट कोर्ट ऑफ लॉ एक्सरसाइजेज टू कैरी आउट जजेस जजमेंट टू इंटरप्रेट लॉ एंड टू सेटल डिस्प्यूट। मतलब जुरिडिक्शन एक ऐसी पावर होती है जो जजमेंट यानी न्याय के लिए, लॉ के लिए, और जो झगड़े होते हैं उनको सेटल करने का वर्क करती है। इसके हाथ में पावर होती है इन सब चीज़ों को लेके, तो इसे बोलते हैं जुरिडिक्शन। अब इस पे कहाँ कौन कौन सी चीज़ें आती है, देखिए जुरिडिक्शन किस टाइप के हो सकते हैं। जैसे एक होता है आपका ओरिजिनल। ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है, इसमें क्या है, When the case are brought to the Supreme Court directly, जब कोई केस सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आता है। डायरेक्टली का मतलब ये हो गया कि उसका केस किसी लोकल कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं लड़ा गया है, उसका सीधा केस कहाँ पे आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में। और हर केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, उसकी भी कुछ केसेस की कंडीशन अलग अलग होती है, वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो कोर्ट में डायरेक्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केसेस जाते हैं, उन केसों को बिना मीनिंग विदाउट हेयर्ड बाई एनी अदर स्टेट कोर्ट, किसी भी कोर्ट में सुनवाई के बिना, यानी कि किसी कोर्ट में कोई केस नहीं चला है और वो केस सीधा डायरेक्टली कहाँ पे आ गया है, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसे हम किसके अंडर में कंसिडर करते हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंडर में कंसिडर करेंगे। यानी जो केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, किसी अदर कोर्ट में नहीं जाकर सीधा डायरेक्टली आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अब आप देखेंगे कि इसमें डायरेक्टली हर केस नहीं पहुंचता है, कुछ कंडीशंस के केसेस होते हैं। तो हम देखेंगे ओरिजिनल जुरिडिक्शन में कौन कौन से केसेस डायरेक्टली आ सकते हैं। पहला, अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। अगर कोई डिस्प्यूट हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो होती है उसकी गवर्नमेंट है। और अगर कोई गवर्नमेंट इंडिया यानी कि आज की डेट में अगर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का हम नाम लेते हैं तो पीएम है, और किसी स्टेट से उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका डायरेक्ट जो भी डिसीजन लेना होगा वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आएगा, उसे किसी अदर कोर्ट में नहीं वो भेजा जाएगा। दूसरा, डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट। अगर दो या दो से अधिक स्टेट में कोई भी डिस्प्यूट हो गया है तो भी वो केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। थर्ड, अ डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड एनी स्टेट ऑन वन साइड, एक साइड में यूनियन और एनी स्टेट हो, और अदर साइड, अदर तरफ कौन हो, स्टेट ऑन अदर स्टेट हो दूसरी तरफ, तो उनके बीच का भी डिस्प्यूट किस में आएगा, सुप्रीम कोर्ट में आएगा। द सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन सूट फॉर द इनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट आल्सो। और जो भी राइट फंडामेंटल हमारे राइट्स होते हैं उसके अगेंस्ट हमारा कोई वायलेंस हुआ है तो वो भी उसका केस कहाँ पे लड़ा जाएगा, डायरेक्टली आकर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो वो भी केस डायरेक्टली उसमें आ जाएगा। और फिफ्थ है केसेस रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कोई भी विवाद है तो वो भी केसेस ऐसे कहाँ आएंगे, आपके ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आते हैं।
तो ये जितने भी केसेस है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, ना कि सारे केस हमारे सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक सबसे लास्ट कोर्ट होता है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, और इस कोर्ट के बाद कोई भी कोर्ट नहीं होता। यानी कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट से हार जाते हैं तो आप कहीं पर भी अब केस नहीं लड़ेंगे और आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हाँ, हाई कोर्ट से अगर हार जाते हैं तो हाई कोर्ट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट आता है। तो ये लास्ट कोर्ट होता है इंडिया का, जो कि सबसे बड़ा है। इसके बाद कहीं पर भी आपकी सुनवाई नहीं होगी। अभी अभी हम जुरिडिक्शन पढ़ रहे, तो अभी हमने पढ़ा ओरिजिनल, अब पढ़ेंगे यहाँ पे एपिलेट्स जुरिडिक्शन क्या होता है। व्हेन द केस आर अबाउट टू द सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस आते हैं जो कि एक अपील के द्वारा है, यानी कि एक अपील करी गई है, अपील डायरेक्टली ना के कोई परमिशन किसी अनुमति के द्वारा आए हैं, तो वो सारे केसेस केस के अंडर में आएंगे आपके। इट कम्स अंडर द एपिलेट जुरिडिक्शन के केस उसमें अंडर में आएंगे। एन अपील लाइक टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, कोई भी अपील जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है वो किसी जजमेंट को लेके, या फिर और फाइनल ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, या फिर हाई कोर्ट ने उसको परमिशन दे दी है कि आपका जो केस है अब यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता, आप उसकी अपील कहाँ लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके द्वारा भी अपील के या फिर कोई भी जजमेंट लेने के लिए भी अपील लगाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो भी अपील के द्वारा केस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं वो सारे केसेस कहलाते हैं एपलेट एपलेट जुरिडिक्शन कहलाते हैं। और जबकि ओरिजिनल में सारे केस कोई अपील नहीं होती, उसकी डायरेक्ट सुनवाई वहां पर हो जाती है, तो वो कहलाते हैं आपके ओरिजिनल। अब देखिए ये भी आप ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। आप देखिए, आप अपने लोकल जहां पर भी आप रहते हैं, पहले अगर कोई बात विवाद छोटा मोटा होता है तो पहले आप सबसे पहले अपनी लोकल वाली कोर्ट में जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको लोकल कोर्ट में जाके आपके अकॉर्डिंग सही राइट डिसीजन नहीं हुआ, तो आप उससे बड़ी कोर्ट में जाते हैं, और उससे भी बड़ी कोर्ट में अगर नहीं जाते तो फिर आप हाई कोर्ट में पहुंचते हैं। और हाई कोर्ट में भी अगर आपको लगता है कि कोई सेटिस्फेक्शन डिसीजन नहीं मिला है, तो लास्ट जाके आप अपील कहाँ लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। और अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में भी आपको कोई प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला डिसीजन के लिए, तो फिर आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा, उसके बाद कोई कोर्ट नहीं होती है। तो पूछा जाएगा कि जो फाइनल कोर्ट होती है अपील की, वो कौन सी होती है, आपकी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई अदर कोर्ट नहीं होती जहां पे आपकी केस की सुनवाई कर सके हम। तो ये आप ध्यान रखेंगे, फाइनल कोर्ट कौन सी कहलाती है, आपकी सुप्रीम कोर्ट अपील के लिए। तो अपील डिसीजन एक्सटेंड टू द, अब इसमें कौन कौन सी अपील के केसेस आ सकते हैं। तो पहला है आपका कॉन्स्टिट्यूशन केसेस, सेकंड है सिविल केसेस, और थर्ड है अपील इन क्रिमिनल मैटर्स। तो ये अभी जो तीनों पार्ट है इनकी भी थोड़ी सी हम यहाँ पे डिटेल देखेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है कि कौन कौन से केसेस इसमें आ सकते हैं। तो तीन प्रकार के केसेस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। तो यहाँ पे हम इसकी भी डिटेल करेंगे। तो मैंने अभी अपीलेट जुडिशन जो तीन केसेस बताए उसको मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है, ताकि आपके स्क्रीन पे रहेगा तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आता रहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कौन सी अपील के केसेस होते हैं। तो तीन टाइप के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन केसेस कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी स्टडी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन केसेस की। एवरी हाई कोर्ट हैज द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक हाई कोर्ट में एक पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी इंटरप्ट कर सकता है। टू इश्यू रिट्स, और कोई भी रिट अप्लाई कर सकता है किसके अगेंस्ट, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट। However, on the matter involving interpretation of the Constitution of the Supreme Court has last word to say। तो ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो भी राइट्स होते हैं उसमें सारा जो केसेस होते हैं वो हमारे इस वाले कॉन्स्टिट्यूशन केसेस में की अपील हम सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं कि सिविल केसेस, सिविल केसेस में कौन कौन से होंगे हमारे। एन अपील इन सिविल मैटर लाई टू द सुप्रीम कोर्ट, कोई भी सिविल केसेस को हम सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाई, अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर दे, सर्टिफाई का मतलब ये साबित कर दे कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। तो वो कौन सी कंडीशन होती है, दैट द केस इन्वॉल्व अ सफिशिएंट क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई भी क्वेश्चन जो लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सफिशिएंट माना जाता है, उसकी एक जनरल इंपॉर्टेंस हो। दूसरा, दैट द क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और ऐसी कोई बात जिसका निर्णय अब हाई कोर्ट के द्वारा नहीं हो सकता, उसका निर्णय कौन करेगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। तो इस तरह के केस की अपील की हम सुनवाई कहाँ पे ला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सारे केस जो दोनों टाइप के हैं वो आपके सिविल में कहलाएंगे।
अब आता है कि इस क्रिमिनल केस की जो अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में वो किस तरह से अप्लाई होती है। अपील इन क्रिमिनल मैटर देयर आर टू वे, तो इसकी सुनवाई जो अपील कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में हम कराना चाहते हैं, अपील लगाना चाहते हैं क्रिमिनल केस की, तो उसके लिए भी दो तरीके यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो दो तरीके से उनमें अपील आ सकती है। तो वो दो तरीके कौन से हैं? पहला है विदाउट अ सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब कि हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट नहीं देता है, यानी कि कोई भी सर्टिफाई नहीं करता है कि इसका केस सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए जाना चाहिए, तो बिना अनुमति के भी, बिना हाई कोर्ट की अनुमति के बिना भी हम कोई भी अपील सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं। वो किस तरह से? इफ द सेशन जज हैज एक्विटेड द एक्यूज्ड, देखिए मैं यहाँ पे दो बात वर्ड क्लियर करता हूँ। एक्यूटेड का मतलब होता है अपराधी को अपराध से मुक्त कर देना, और एक्यूज का मतलब होता है अपराधी या दोषी, जिसपे केस चल रहा है उसे एक्यूज बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सेशन जज कैसे बोलते हैं? जिस अदालत में केस चल रहा है उसे बोलेंगे सेशन जज। जैसे कि आपने मान लीजिए अपनी लोकल कोर्ट में कोई ऐसा केस लड़ा, क्रिमिनल का केस चल रहा है, और आप जानते हो कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो एक क्रिमिनल है, यानी कि वो एक एक्यूज्ड है, उसको एक आरोप है उसके ऊपर, लेकिन वहाँ की लोकल वाली कोर्ट ने उसको एक्यूटेट कर दिया। इसका मतलब उसको उस अपराध से मुक्त कर दिया और उसको यहाँ से रिहा कर दिया, यानी कोर्ट से उसको जाने दिया। तो आप क्या करेंगे उस केस में? उस केस में आप क्या करेंगे? जो हाई कोर्ट होगा, और हाई कोर्ट के द्वारा एक अपील लग सकती है फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा हाई कोर्ट में अपील जाएगी, और वो डिसीजन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो सकता है। रिवर्स का मतलब जो पहले अपराधी को अपराध से मुक्त कर दिया था, इट मीन उसको अपराधी नहीं माना गया था, अब उसको डिसीजन उसके अपोजिट हो जाएगी, तो वो अपराधी मान लिया जाएगा, और सेंटेंसेस टू द एक्यूज टू डेथ, या फिर उसको मतलब डेथ मतलब मौत की सजा सुना दी जा सकती है। आपको लगता है कोई अपराधी है और वो लोकल कोर्ट से बच रहा है, तो आप जाके बिना हाई कोर्ट के परमिशन के बिना भी अपील सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। और सेकंड क्या है? इफ द हाई कोर्ट हैज विड्रॉन एनी केस, अगर हाई कोर्ट आपका केस लेने को तैयार नहीं है फ्रॉम अ सब ऑर्डिनेट केस, सब ऑर्डिनेट मतलब आपकी जो लोकल कोर्ट का जो कोई केस है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट लेने को मना कर रही है, तो भी आप कन्विक्टेड को, अपराधी को सजा दिला सकते हैं। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और आपको लगता है कि कोई व्यक्ति को सजा हो रही है लेकिन उसको सजा नहीं होनी चाहिए, उसको मौत की सजा हो चुकी है, और उसको हाई कोर्ट उसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, तो तब भी वहां पे जाके हम उसकी अपील कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। तो देखेंगे ये दोनों जो पॉइंट है ये बिना परमिशन के हैं हाई कोर्ट की, बिना परमिशन हाई कोर्ट के हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। तो एक तरीका तो क्रिमिनल का अप्लाई करना हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की अनुमति के बिना सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरा तरीका क्या होता है कि परमिशन खुद हाई कोर्ट दे दे, यानी कि विद अ सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट खुद कह देता है भाई अब इनका केस सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जा सकता है, और वहां पे जाकर उसको परमिशन दे देता है। एन अपील लाइट टू द सुप्रीम कोर्ट, वो अपील सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाई, अगर हाई कोर्ट क्या कर देता है? सर्टिफाई कर देता है केस को कि ये किसके लिए केस फिट है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में ही इसका सॉल्व होगा, तो वो जाके केस सीधा अप्लाई हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट में। तो आप देखेंगे अपीलेट जुडिक्शन में तीन टाइप के केसेस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल और क्रिमिनल मैटर के केसेस। तो देखिए हमने यहाँ पे जुडिक्शन पढ़ ले तो ओरिजिनल हमने पढ़ लिया है, एपलेट्स पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे कौन सा? एडवाइजरी। देखिए एडवाइजरी जुडिक्शन को हम और अदर किस नाम से जान सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस पेपर में किसी भी नाम से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो जो भी पॉसिबिलिटीज होती है मैं चाहता हूँ कि आपको पेपर में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, तो उसके लिए मैंने इसको लिख दिया है। एडवाइजरी जुडिक्शन को अदर नेम क्या बोलते हैं? कंसल्टेटिव जुडिक्शन भी बोला जाता है, या फिर इसको और हम क्या कह सकते हैं? पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने की पावर जो प्रेसिडेंट की होती है उसको भी हम यहाँ पे कह सकते हैं एडवाइजरी जुडिक्शन या कंसल्टेटिव जुडिक्शन। तो ये कोई भी किसी भी तरह से क्वेश्चन आता है तो आंसर सबका कॉमन है। देखिए नाम से पता चला एडवाइजरी का मतलब एडवाइस करना, एडवाइस मीन सलाह। तो इसमें क्या है? द प्रेसिडेंट में ऑब्टेन द ओपिनियन, प्रेसिडेंट जो है वो ओपिनियन मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है ऑन अ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन की जो लॉ और फैक्ट विच इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। सॉरी। तो प्रेसिडेंट जो है
वो क्या कर सकता है, अगर वो प्रेसिडेंट समझता है कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की कोई बात है, तो उसके लिए वो राय मशवरा कहाँ पे ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन कर सकता है उस क्वेश्चन के बारे में, पूछताछ के लिए वो कह सकता है कि भाई राय मांग सकता है कि बताइए कि ये बात सही है या नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन। कोई भी अपील को, सॉरी, कोई भी एडवाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में जाके मांग सकता है, उसको दे सकता, कह सकता है कि भाई बताइए कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है, जो कि एक पब्लिक के लिए जो इम्पोर्टेंस होता है लॉ, उसके लिए वो कोई भी एडवाइस मांग सकता है, ले सकता है उससे, सुप्रीम कोर्ट से। बट आप इसको बोलेंगे हम फिलहाल एडवाइजरी जुडिशन, तो ये हो गया, लेकिन इसमें खास बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड। सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई बाउंड नहीं है। बाउंड का मतलब आप जानते हैं, कोई इसमें कंपलसरी नहीं है कि उसको एडवाइस देनी ही देनी है। अगर प्रेसिडेंट ने कोई एडवाइस मांगी है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये भी दायित्व नहीं है कि उनको प्रेसिडेंट को एडवाइस दे के ही रहनी है। तो वो बाउंड नहीं है एडवाइस देने के लिए प्रेसिडेंट को ऑन सच मैटर। जिस भी मैटर पे प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एडवाइस देने के लिए कोई बाउंड नहीं है। और दूसरा, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच एन एडवाइस। और अगर एडवाइस मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई एडवाइस दे भी दी, कि मान लीजिए कि कोई एडवाइस मांगी कि ये बंदा कैसा है, अच्छा है बुरा है, और सुप्रीम कोर्ट कहेगा अच्छा है, तो जरूरी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट उसकी एडवाइस को भी एक्सेप्ट कर ले। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, कि सुप्रीम कोर्ट में अगर प्रेसिडेंट ने कोई एडवाइस मांगी वेलफेयर ऑफ द पीपल्स के बारे को लेके कोई भी चीज, तो पहली बात सुप्रीम कोर्ट की इच्छा है कि वो उस पर एडवाइस दे या ना दे। पहली बात, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं होता एडवाइस देने के लिए। दूसरी बात, अगर उसने एडवाइस दे दी, तो ये भी प्रेसिडेंट भी बाउंड नहीं है कि उसके एडवाइस को वो कंसिडर करे या ना करे, मतलब माने या ना माने। तो ना तो प्रेसिडेंट बाउंड है और ना ही सुप्रीम कोर्ट। फिर ये ऐसा क्यों है कि यहाँ पे, इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये जो है नॉट, बिकॉज इट इज नॉट अ जुडिशियल डिसीजन। क्योंकि ये कोई जुडिशियल मतलब न्याय से जुड़ी कोई बात नहीं है, ये तो एक एडवाइस लेने की बात है। कोई कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई किसी को न्याय दिलाना हो, उसको लेकर कोई बात हो रही है। तो इसलिए कोई कंपलसरी नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट पे कोई फोर्स है और ना ही यहाँ पे प्रेसिडेंट पे कोई फोर्स है। तो इस तरह से यहाँ पे एडवाइजरी डिसीजन में सिर्फ इतना ये कि प्रेसिडेंट कोई भी एडवाइस मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट की भी इच्छा है कि वो उसको एडवाइस दे या ना दे। और अगर दे सुप्रीम कोर्ट की इच्छा, तो प्रेसिडेंट की भी अपनी है कि वो भी उसको कंसिडर करे या ना करे। नेक्स्ट आते हैं हम रिवाइजरी जुडिक्शन, या जिसको हम बोलते हैं रिव्यू ऑफ जजमेंट। तो दोनों का मतलब सेम है, रिव्यू ऑफ जजमेंट भी कह सकते हैं और रिवाइजरी जुडिक्शन भी कह सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस बाय इट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये भी पावर होती है कि अगर उसने कोई अपना जजमेंट दे भी दिया है, तो उसको वो दोबारा रिव्यू भी कर सकती है। इट मीन दोबारा उसको है, उसको दोबारा से वो ले भी सकती है। दिस प्रोविजन शो दैट, ये प्रोविजन शो करेगा कि ह्यूमन जजमेंट इफ फेलेबल, कोई भी अगर ह्यूमन जजमेंट के अकॉर्डिंग कोई कोई चीज जजमेंट गलत हो गया, तो उसको दोबारा रिव्यू कर सकती है। एंड द कोर्ट मे बी रेक्टिफाई समथिंग दैट वाज मिसजज। और कोर्ट ये भी जस्टिफाई कर सकता है कि कोई केस हो सकता है कि मिसजज हो गया, कोई गलत न्याय हो गया है, तो उसको दोबारा उसको यहाँ पे रिव्यू किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं रिवाइजरी जुडिक्शन और रिव्यू ऑफ जजमेंट। किसी भी जजमेंट जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है, उसके बारे में दोबारा भी जजमेंट दिया जा सकता है, अगर वो वास्तव में कोर्ट को लगता है कि वो मिस जजमेंट है और वो एक ह्यूमन जजमेंट नहीं हुआ है, तो उसके लिए वो दोबारा रिव्यू कर सकती है। इसी को बोलेंगे यहाँ पे रिवाइजरी जुडिक्शंस या रिव्यू ऑफ जजमेंट। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है आपका, द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू चेक वेदर द लॉ पास बाय द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पावर भी होती है कि वो ये पता लगाएगी कि भाई जो कानून, जो कोई भी लॉ पास हुआ है, उसको सेंट्रल की गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट के लेजिस्लेचर में लागू किया या नहीं किया। द ऑर्डर ऑफ द मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो उसको, मतलब कोई भी लॉ जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उसको कंसिडर करा ही नहीं करा, अगर वो नहीं करते उसको कंसिडर, तो कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है ऐसे लॉ और नियम को, कैंसिल भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर नियम बनाया गया और उसको कोई भी सेंट्रल या स्टेट की लेजिस्लेचर में कंसिडर नहीं किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट उस वाले लॉ को यहाँ पे कैंसिल कर सकती है, हटा सकती है। तो दिस पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। इसी को हम जुडिशियल रिव्यू कह सकते हैं, लॉ को
हटाए जाने को, एक तरह से जो लॉ बन गया है और वो लॉ कोई फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो ना नहीं कोई उसमें दम है, तो उसको हम यहाँ पे रिव्यू भी कर सकती है। द सुप्रीम कोर्ट कैन यूज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू चेक द आर्बिट्रेरी पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो इस तरह से वो उसके एग्जीक्यूटिव पावर को भी चेक कर सकती है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? देखिए, कोई भी केस होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लड़ा जाता है तो उस केस में जितनी भी कार्रवाई चलती है उस कार्रवाई को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। इट मीन्स कि उसका सारा जो भी गवाही हुई है, जो वहाँ पे फैसले हुए हैं, जो भी उसमें वहाँ पे किसी केस को लेके सुनवाई जो भी बातें हुई है, वो सब एक रिकॉर्ड करी जाती है। तो वो रिकॉर्ड करने का काम यहाँ पे कहलाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को क्या कहेंगे, इसको हम डिटेल में भी देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों कहा जाता है, पूछ सकता है आपसे, क्योंकि नंबर एक, द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज वन हुज जजमेंट आर रिकॉर्डेड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वो कहलाता है जहाँ पे जितने भी जजमेंट हुए, जितने भी यहाँ पे केसेस फैसले लिए गए, उन सबको रिकॉर्ड करा जाता है। किसके लिए? फॉर एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है जो टेस्टिमोनी, गवाह और जो भी निर्णय लिए गए हैं उसके केस को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। द जजमेंट आर इन नेचर ऑफ एग्जाम्पल। वो इसलिए रखा जाता है कि वो उदाहरण बन सके। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई केस हुआ और उसी जैसा कोई हमारा हाई कोर्ट में आ गया या किसी अदर कोर्ट में आ गया, तो वो देखेंगे भाई सुप्रीम कोर्ट ने उसको किस तरह से हैंडल करा और उसी के बिहाफ पे वो भी अपना डिसीजन वहाँ पे दे सकते हैं। तो एक बेनिफिट ये हुआ कि अगर कोई केस को रिकॉर्ड करके रखते हैं, हम पहले से सेव करके रखते हैं, तो उसका वो एग्जाम्पल बन जाता है उस जैसे सिमिलर केस का जो अदर कोर्ट में आ जाते हैं। तो अदर कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जो केसेस होते हैं उसके निर्णय को ही, अगर वो सिमिलर केस है तो उसी के बेस पे वो उसी को यहाँ पे डिसीजन दे देते हैं। तो एक तो ये। दूसरा, द कोर्ट हैज़ द पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। तो वो ये भी इसका दूसरा बेनिफिट ये भी है आपका। तो आप देखेंगे कि जो कोर्ट में रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो किस काम के लिए होते हैं, ये दोनों इसके लिए यहाँ पे यूजफुल है। तो इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को हम क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जितने भी केस सुप्रीम कोर्ट में लड़े जाते हैं उनका एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड जरूर है। आप देखेंगे कि जब भी कोई जजमेंट जज दिला रहा होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सामने एक टाइप राइटर बैठा होता है। अब आज की डेट में, पहले तो टाइप राइटर बैठा होता था, लेकिन अब कंप्यूटराइज हो गया, तो कंप्यूटर के द्वारा कोई भी व्यक्ति आप देखेंगे तो जो भी वहाँ पे सुनवाई हो रही है, कोई भी बात चल रही है, तो वो सबको लिखता रहता है। लिखने का मतलब है वो सारी बातें क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है उस जजमेंट को लेकर। तो ये हो गया आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। नेक्स्ट है आपका इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्जियन है किसकी? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो आपके राइट्स होते हैं, अपने खुद के मौलिक अधिकार जैसे बोल सकते हैं, अगर उसमें कोई भी दखल अंदाजी करता है तो ये उसके लिए एक संरक्षक का काम, गाइडेंस का, गार्जियंस का काम करता है ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के हर एक नागरिक के लिए। और ये साथ ही साथ प्रोटेक्ट मतलब करता है फंडामेंटल राइट्स को बाई एनी पर्सन, ग्रुप, पर्सन और स्टेट। किसी भी पर्सनल व्यक्ति के लिए, ग्रुप के लिए या कोई भी स्टेट के लिए अगर कोई फंडामेंटल राइट्स में आपको दखल हो रही दे रहा है तो आप उसके खिलाफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई करवा सकते हैं। एनी सिटीजन हुज राइट हैव बीन वायलेटेड, जो जिसका भी राइट्स वायलेटेड हो रहा है तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करेगा, किसके लिए? अपने अधिकार के लड़ने के लिए। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द गार्जियन और प्रोटेक्टर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन या प्रोटेक्टर कहा जाता है किसके? फंडामेंटल राइट्स के लिए। और ये सारे काम किसके द्वारा होते हैं? रिट्स। रिट्स क्या होती है? एक तरह की मतलब कानूनी कार्रवाई के लिए अपील लगाना को रिट्स बोलते हैं। तो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में आपका ये भी है लास्ट में, रिट्स क्या होते हैं। तो देखेंगे रिट्स क्या चीज़ है। रिट्स इज एन लीगल इंस्ट्रूमेंट टू इन्फोर्स ओबिडेंस टू द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। कोई भी चीज जो कि एक आपके मतलब पेपर पे एक लीगल रूप में लिखी जाती है उसको, और वो अप्लाई करने के लिए कोर्ट में लगाई जाती है, वो कहलाती है रिट्स। तो ये जो रिट्स होती है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो होती है वो किस टाइप की लगा सकते हैं, कैसे लगाई जाती है, तो उसको हम एक तरह से इसके टाइप्स होते हैं। तो जैसे पहले हम यहाँ पे टाइप समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप है राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस, दूसरा है राइट ऑफ फंडामस, और तीसरा है राइट ऑफ प्रोविजन, चौथा है राइट ऑफ सेटी सेटिओरिटी, और फिफ्थ है राइट ऑफ
क्यो वारंटो। तो ये 5 तरह के राइट्स होते हैं। इन राइट्स के अकॉर्डिंग आप कोई भी अपील अप्लाई कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। तो इनकी हम एक एक डिटेल जानेंगे, इन सब का क्या मतलब होता है, कौन कौन से ये अधिकार के द्वारा हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अभी ये पांचों को यहाँ पे दोबारा से लिख दिया स्क्रीन पे। अब इनको हम एक एक करके इनकी डिटेल पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला आपका है राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस। क्या होता है इसका मतलब? द पर्पस ऑफ द राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज दैट इट प्रोवाइड रेमेडी फॉर अ पर्सन हु हैज बीन अनलॉफुली हेल्ड इन अ प्रिजन ऑफ पुलिस कस्टडी। का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में यानी कि जेल में या फिर प्रिजन जेल में या पुलिस के हिरासत में कोई भी अनलॉफुली तरीके से उसको मारा गया है, पीटा गया है, तो उसकी रिमेडी, उसके इलाज के लिए हम यहाँ पे एक दायर कर सकते हैं याचिका, जिसको हम रिट्स बोलते हैं। तो वो याचिका जो हम उसके इलाज के लिए उसको भाई कहते हैं कि एडमिट कराना है, वो मर जाएगा, तो उसके लिए जो अप्लाई होती है रिट्स, उसको हम क्या जानते हैं? रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस के नाम से उसको रिट लगाई जाती है किसी भी कोर्ट में जाके। हाई कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी। तो जो भी अनलॉफुली तरीके से मारा गया है और उसके क्या जो चोट आई है उसके रिमेडी के लिए यहाँ पे जो रिट्स होती है उसको बोलते हैं रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। दूसरा है रिट ऑफ मंडामस। इसमें क्या है? यहाँ पे द टर्म मंडामस मीन्स बी कमांडेड। इसमें कमांड करना, जैसे कि क्या है? द पर्पस ऑफ द रिट इज टू कंपेल एंड इन्फेरियर कोर्ट और इंडिविजुअल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। इसका मतलब है कोई व्यक्ति अगर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, तो उसकी शिकायत के तौर पे आप यहाँ पे लगा सकते हैं रिट ऑफ मंडामस, अपील कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में इस रिट के द्वारा। लेकिन ये ड्यूटी किस टाइप की? ऐसा नहीं है कि कोई ड्यूटी, ये ड्यूटी वो होती है उन लोगों के लिए, जैसे सरकारी कोई व्यक्ति है, द ड्यूटी मस्ट बी इम्पोज बाई कंस्टिट्यूशन, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई ड्यूटी है, या कोई फिर सरकारी है उस लॉ के अकॉर्डिंग कोई ड्यूटी है। मतलब कि कोई व्यक्ति अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जो गवर्नमेंट का एक सर्वेंट है, कोई पब्लिक सेक्टर में आपका कोई दिक्कत आ रही है, आपका कोई काम नहीं कर रहा, तो उसको हम शिकायत अदालत में ले जाना चाहते हैं, तो उसकी रिट क्या कहलाएगी, किस नाम से? वो मैंडामस के नाम से कहलाएगी। तो जो भी व्यक्ति अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से मतलब नहीं है हमारा, क्योंकि प्राइवेट तो एक अपना अलग होता है, लेकिन स्पेशली ये किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉ होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए, उसके अकॉर्डिंग कोई प्रॉपर अपनी ड्यूटी नहीं करता, तो उसकी शिकायत आप यहाँ पे कर सकते हैं। किस रिट के द्वारा? मंडामस रिट के द्वारा। थर्ड आता है आपका रिट ऑफ प्रोविजन। इसमें क्या है? अ रिट ऑफ प्रोविजन इज इशू टू प्रिवेंट एन इंफेरियर कोर्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग पावर विद द विच इज नॉट लीगली वेस्टेड। जो कोई लीगली तरीके से कोई वर्क नहीं है, लीगली लगता है कि ये कानून के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसकी शिकायत हम यहाँ पे रिट ऑफ प्रोविजन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर आता है रिट ऑफ सेटिओररी। द टर्म सेटिओररी का मतलब है कि टू बी इन्फॉर्म व्हाट इज गोइंग ऑन, कि ये पता लगाना कि ये सब चल क्या रहा है। इसका मतलब है बाय दिस रेट द लोअर कोर्ट इज आस्क्ड टू हैंड ओवर द रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर केस टू द हायर कोर्ट। मतलब कि कोई भी कोर्ट पूछ सकती है कि भाई इस कोर्ट में जो भी हुआ उसके बारे में क्या हुआ, क्या नहीं चल रहा, इस केस की पूरी जानकारी दी है, किसी केस की जानकारी, जैसे कि जो लोअर कोर्ट पूछ सकता है हैंड ओवर द रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर केस टू द हाई कोर्ट। अगर कोई लोअर कोर्ट में कोई केस आया हुआ है, तो हाई कोर्ट में अगर वो चल चुका है, तो उसके बारे में उसकी जानकारी वो ले सकता है, किसके द्वारा? अप्लाई करके रिट बाई सेटिओररी के द्वारा। और फिफ्थ यहाँ पे है रिट ऑफ क्यो वारंटो। तो इसमें कौन सी आई थी? द पर्पस ऑफ द रिट ऑफ क्यो वारंटो इज दैट दिस रिट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज रॉन्गफुली अनरब्ड ऑन ऑफिस। किसी ने कोई गलत काम किया हो किसी अगेंस्ट ऑफ किसी में भी, द ऑफिस मस्ट बी, लेकिन वो ऑफिस कैसा हो? पब्लिक ऑफिस हो, पब्लिक का एरिया हो, तो उस वाले केस में जो भी शिकायत दर्ज की जाती है वो किसके द्वारा होती है? रिट ऑफ क्यो वारंटो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने ये सब यहाँ पे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। तो ये मैं आपको एक बार फिर से ध्यान दिलाऊं, कंपोजिशंस में क्या था? 5 सदस्यों कंपोजिशन में यहाँ पे क्या हमारे जो सुप्रीम कोर्ट कमीशन है, तो उसमें एक CGI है और 33 जजमेंट है। क्वालिफिकेशन आपने पढ़ ली।
अपॉइंटमेंट भी देख लिया आपने। तो ये मैंने आपको ये एक एक करके सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर करा दिए। तो आई होप कि अब आपको ये यहाँ पे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं आपके लिए एक वर्क और करूँगा। एक जो आपकी बुक चलती है अविचल पब्लिशिंग कंपनी, जिसको शॉर्ट में आप देखेंगे ऊपर लिखा होता है APC, जो कि आपकी ICSC मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नाम से जो बुक है आपकी क्लास 10th की, इसकी मैं एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस आंसर भी होते हैं वो भी मैं आपको बहुत जल्दी ही प्रोवाइड कराने वाला हूं, ताकि आप क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको नोट्स के द्वारा पूरा चैप्टर कवर करा दिया सुप्रीम कोर्ट का, अभी मैं इसको क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग, जो कि सेमेस्टर 2 में ही आएंगे क्वेश्चंस, तो वो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं एक बार मैं उससे भी आपको और करा दूंगा। तो आपको वैसे तो ये कवर हो ही जाते हैं नोट्स में, लेकिन उससे आपको हेल्प भी होगी कि कोई क्वेश्चन अगर इधर उधर से पूछ लिया जाता है तो समझ में नहीं आता, तो वहाँ पे भी वो क्वेश्चन आंसर के रूप में क्लियर हो जाएगा। तो मैं बहुत जल्दी आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोस को आप फॉरवर्ड करते रहिए, ताकि भाई चैनल भी ग्रोथ होता रहे, आप भी ग्रोथ हो, सभी ग्रोथ हो। कहते हैं हम सब साथ साथ है, तो ये बात बिल्कुल सही है, यूनिटी में बहुत पावर होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के संग मैं यूनिटी बना के चलूँ और आपको हर चीज़ में वो प्रोवाइड करूँ जो कि आपको इजी से इजी लगे। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ और इजी नहीं हो पा रही है, तो आप मुझे अपना भी वैल्यूफुल जो भी है राय वो दे सकते हैं, वैल्यूबल राय, तो मैं उस राय को फॉलो करके भी अपने चैनल में और भी चेंजेस कर दूंगा। चलिए फिलहाल इतनी ही वीडियो काफ़ी है इसके लिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। अभी नेक्स्ट हम और जल्दी इसकी वीडियो को अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।